कृत्सनो ही लोके बुद्धिमतामाचार्य शत्रुश्च बुद्धिमताम। ठीक है, तो जो बुद्धि मत है यानी जिसमें बुद्धि है उसके लिए सभी चीज क्या है, सभी चीजों से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो मूर्ख है या फिर जो बुद्धिमान नहीं है या फिर जो जिसमें ज्ञान नहीं है वो क्या करता है, सभी चीजों को अपना शत्रु समझता है, ऐसा हमने देखा था। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाली चीज हमने देख ली थी। फिर आते हैं तद्वित संभाषा परिषद। ठीक है, तो तद्वित संभाषा परिषद में यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे हमने देखा था 3 मेथड्स होते हैं, अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा ज्ञान प्राप्ति के, है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें तद्वित संभाषा आ रहा है, मीन्स डिस्कशन को हम तद्वित संभाषा बोलते हैं, राइट। तो डिस्कशन अब कैसे कैसे करना है यहाँ पे बताया। तो डिस्कशन किन किन के बीच होना चाहिए, तो भिषक भिषजा सह संभाषित, कि हमेशा भिषज और भिषज के बीच में ही क्या होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। दो जो वैद्य हैं उनके बीच में ही डिस्कशन होना चाहिए, ना कि किसी और सब्जेक्ट के जने के बीच में। ठीक है, अब भिषक है वो भिषक से ही संभाषा कर पाएगा, ऐसा तो है नहीं कि जो भिषक है वो किसी वकील से संभाषा करे या फिर किसी इंजीनियर से संभाषा करे। जो भिषक है वो भिषक के साथ ही संभाषा करे, ऐसा बोल रहे हैं। अध्ययन अध्यापन विधि के बाद अब संभाषा विधि की व्याख्या की जाती है। वैद्य को वैद्य के साथ ही बातचीत करनी चाहिए। जिस विषय का जो विद्वान है उसे उसी विषय के विद्वान के साथ संभाषा ज्ञान की वृद्धि और आनंददायिका होती है। ठीक है, तो जो जिस विषय का विद्वान है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भी नहीं दिख रहा है स्क्रीन, करीना? स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जिस विषय का जो विद्वान है उसे उसी विषय के बारे में संभाषा करनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने कॉलेज में भी देखा होगा कि आप लोगों को जो टीचर जिस सब्जेक्ट के एमडी करे हुए होते हैं, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी करी होती है, वो वही पढ़ाते हैं, है ना। तो जो सब्जेक्ट जिसका है वो उसी के बारे में संभाषा करे, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। यह संभाषा कुशलता भी उत्पन्न करती है, बोलने की शक्ति भी उत्पन्न करती है, यश फैलाती है। पहले कभी कोई विषय सुना या अध्ययन किया पर उसमें संदेह बना रह गया तो संभाषा के प्रसंग में फिर सुना जा सकता है, तो उस संदेह को दूर करती है। तो संभाषा का मतलब क्या है, यहाँ पर इशू आ रहा है। रुको मैं इधर से वॉइस ओपन। अभी वॉइस क्लियर आ रही है? अब बताना, अब वॉइस अगर खराब आएगी तो व्हाट्सएप पे करना मैसेज, इसमें कुछ इशू ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कोई डिस्कशन अगर करता है, तद्वित संभाषा अगर कर रहा है, तो उससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। कोई ऐसा हमने टॉपिक पढ़ा और उसके बाद हमें उसमें कुछ डाउट रह गया, है ना। तो उसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं या उसको दोबारा सुनते हैं तो उससे संदेह यानी डाउट्स भी दूर होते हैं। सुने या अध्ययन किए गए विषयों में यदि संदेह नहीं है तो और दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न करती है। नहीं सुने गए या नहीं अध्ययन किए गए विषय भी कर्ण के विषयीभूत
अर्थात सुनने को मिलते हैं। तो डिस्कशन से जो हमने टॉपिक्स नहीं पढ़े होते हैं वो भी पढ़ने के लिए मिलते हैं। जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं जिनमें डाउट रह जाता है, डिस्कशन से वो डाउट दूर होता है। और नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। अधिक सेवा से प्रसन्न होकर गुरु क्रमशः जिन गुप्त रहस्यों को सेवा परायण शिष्य को बताते हैं, उन गुप्त रहस्यों को परस्पर वाद विवाद करते समय अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए विजय प्राप्ति के लिए विजयोल्लास ने कह देता है। अर्थात जो विषय गुरु सेवा से प्राप्त होने वाला है वह संभाषा परिषद से शीघ्र ही बिना श्रम के प्राप्त हो जाता है। अतः तद्वित संभाषा की प्रशंसा कुशल लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि पहले जैसे गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, आज भी कई जगह ऐसा होता है। तो गुरु शिष्य परंपरा में क्या होता था कि बहुत गुरु की सेवा करी जाती थी। ठीक है, तो गुरु की सेवा करने के बाद बहुत टाइम बाद जो गुरु होते थे वो किसी एक शिष्य से प्रसन्न होकर उसको अपने सारे जो सीक्रेट्स होते थे वो बताते थे, कुछ टेक्निक्स बताते थे कि कैसे कैसे चीजें होनी है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होना है ना। तो ऐसी चीजें भी संभाषा से पता चल जाती है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जैसे अब किसी गुरु ने किसी शिष्य को कुछ ट्रिक्स बताई, कुछ टेक्निक्स बताई। अब वो कहाँ गया, किसी संभाषा परिषद में गया वो शिष्य। अब वो शिष्य को उस संभाषा परिषद में कोई ऐसा कंपटीशन था, वहां उसे जीतना था, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना था, तो उसने वो चीज भी वहां बता दी। तो देखो, 3-4 साल की मेहनत के बाद जो उस शिष्य को पता चला, उसने वो चीज, जो गुप्त रहस्य पता चले, उसने वो चीज उस संभाषा में बता दी। तो संभाषा से जो बहुत सालों की मेहनत के बाद जो शिष्यों को ज्ञान प्राप्त होता है वो भी हमें पता चल जाता है ना। तो संभाषा डिस्कशन का यही फायदा होता है। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी ऐसा देखा जाता है कि जो लोग, अगर कोई लोग क्लिनिक जाते होंगे तुम में से, तो हम भी जाते थे फर्स्ट ईयर में। तो क्या होता था कि एक दिन में कोई कुछ नहीं बताता, वो देखते हैं कि आप कितना सीखना चाहते हैं, है ना। तो उसके बाद जाके वो आपको बताते हैं, सिखाना शुरू करते हैं, कई चीजें आप देख के भी सीखते हैं। वहां कोई ऐसे नहीं बताएगा आपको, अलाउ कर देते हैं वो आना, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत टाइम बाद जाके वो आपको कभी खुश होके आपसे या फिर आपकी मेहनत देख के आपको बताते हैं कि इस डिजीज में ऐसा ट्रीटमेंट होता है, ये चीज प्रैक्टिकली आपको ये यहाँ यूज नहीं करनी है। तो ये चीजें वहां जाके पता चलती हैं। हम बुक से तो सारी चीजें नहीं सीख सकते। जैसे कई सारे ऐसी मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो सीवियर सीवियर एनाफाइलेक्टिक शॉक क्रिएट करती हैं, ठीक है, सीवियर एलर्जी क्रिएट करती हैं, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें किसी गुरु से ही पता चलेगा। कभी हम जाएंगे सीखने जाएंगे तब हमें जाके पता चलती हैं ये सारी चीजें, है ना। तो ये चीजें अब कुछ ट्रिक्स होती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि कहाँ पे कैसे यूज करनी है, ठीक है। औषध सेवन काल को कैसे यूज किया जाता है, तो ये हमें बुक्स नहीं बता पाती, ये हमें गुरु बताते हैं। तो ये गुरु से जब हम सीखते हैं तो बहुत टाइम बाद गुरु कुछ रहस्य बताते हैं। तो वो भी जब हम डिस्कस करते हैं आपस में, तो कुछ डिस्कशन में हमें वो पॉइंट्स मिल जाते हैं कई बार। तो ये फायदा है डिस्कशन का, ठीक है। अब आते हैं संभाषा के भेद। तो दो तरह की संभाषा होती है, मैंने पहले भी बताई थी। एक है संधाय संभाषा, जो कि फ्रेंडली डिस्कशन होता है, और दूसरी होती है विग्रह संभाषा, मीन्स एक दूसरे के मत को काट रहे हैं, ठीक है। तो संधाय संभाषा फ्रेंडली डिस्कशन को बोल रहे हैं। अब यहाँ पे संधाय संभाषा को और क्या कहा जाता है, तो संधाय संभाषा को अनुलोम संभाषा भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन को की शक्ति संपन्न, क्रोध रहित, जिसकी विद्या अनुपस्कृत हो, अनिंदित, विनय संपन्न, दूसरों को अपनी विनय नीति से अपने अनुकूल कर लेने की कला को जो जानने वाले, कष्ट को सहन करने वाले और प्रिय मधुर भाषण देने वाले व्यक्तियों के साथ संधाय संभाषा की जाती है, ठीक है। तो कैसे कैसे लोगों के साथ संधाय संभाषा करनी चाहिए, तो जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न है, जो अनिंदित है, जो विनय संपन्न है, ठीक है, जो शांत स्वभाव के हैं, प्रिय मधुर भाषण करने वाले हैं, उन सब के साथ हमें क्या करनी चाहिए, संधाय संभाषा फ्रेंडली डिस्कशन करना चाहिए।
इन उपयुक्त गुण संपन्न विद्वान के साथ वार्तालाप करते हुए जो कुछ भी कहे विश्वास पूर्वक निडर होकर कहे। ठीक है, तो जो कुछ भी कहना है कैसे कहना है, विश्वास पूर्वक निडर होकर कहना है। पूछना भी हो तो विश्वास पूर्वक निसंकोच पूछे। विश्वस्त विपक्षी यदि कुछ पूछे तो उसे स्पष्ट और विशद अर्थयुक्त उत्तर दें। यह मुझे हरा देगा यह सोचकर भयभीत नहीं होना चाहिए। विपक्षी उस विद्वान को हराकर ज्यादा हर्ष ना प्रकट करे। ठीक है, अगर संधाय संभाषा में किसी को आप हरा भी देते हैं तो ज्यादा खुश नहीं होना है। मैंने अमुक विद्वान को परास्त कर दिया है, ऐसी बातें दूसरों से ना कहें। मोहवश एकांतग्राही मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, इस प्रकार का आग्रह ना हो। जो विषय स्वयं अज्ञात हो तथा जो विषय अप्रसिद्ध है ऐसे विषयों का वर्णन ना करें। ठीक है, तो जब भी डिस्कशन करना है हमें ऐसे टॉपिक्स नहीं चूज करने हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है। ठीक है, जो विषय स्वयं अज्ञात है, यानी जो टॉपिक्स हमें खुद से नहीं आते हैं, या जो विषय अप्रसिद्ध हैं, यानी जो अनकॉमन चीजें हैं, ऐसे विषयों का वर्णन ना करें। उचित रूप में विनय के द्वारा उससे अपना पक्ष स्वीकार करावें, अर्थात अपने पक्ष का बनावें। विनय गुण के संरक्षण में सावधान रहें। इस प्रकार यह अनुलोम संभाषा विधि है। तो संधाय संभाषा बस ऐसे याद रखना है कि एक फ्रेंडली डिस्कशन। फिर आता है विग्रह संभाषा, तो हॉस्टाइल डिस्कशन, जिसे प्रतिलोम संभाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के मत का खंडन कर रहे हैं। जैसे किसी ने बोला अगर कि रस कितने होते हैं, 6 रस हैं, तो दूसरे ने कह दिया नहीं 7 रस हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के मत को काट रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज आती है, देखो लिखा है जलपक। तो यहाँ पे जलपक के गुण बताए हैं। ठीक है, जलपक किसे कहते हैं, जैसे कोई संभाषा हो रही है, कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, उस संभाषा के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें जलपक बोला जाता है। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को क्या कहते हैं, जलपक कहते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे जलपक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके 5 गुण बताए हैं, 5 दोष बताए हैं। ठीक है, तो 5, इस पूरे को पढ़ने से अच्छा है यहाँ पर मैं 5 गुण 5 दोष लिखवा देती हूँ। ठीक है, चाहोगे तो पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। तो यहाँ पे लिखोगे जलपक, जलपक के 5 गुण और 5 दोष। जलपक कौन है, पार्टिसिपेंट को कह रहे हैं, जो अटेंडी होते हैं, अटेंड करते हैं। ठीक है, संभाषण को। तो 5 गुण क्या है, श्रुत, यहाँ पे भी लिखा है देखो, श्रुत विज्ञान धारण प्रतिभान वचन शक्ति थी। तो श्रुत सुनने वाला होना चाहिए, विज्ञान संपन्न होना चाहिए, धारण शक्ति उसमें होनी चाहिए, धारणा होनी चाहिए, प्रतिभा होनी चाहिए, और वचन शक्ति उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 दोष अब क्या आते हैं, कोपन गुस्सा करना, कोपन, वैशारद्य, भीरुत्व, अधारणत्व, अनवहित्व। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखो, जो क्रोधी हो, वैशारद्य पांडित्य ना हो, भीरुत्व डर जाना, कही हुई बात को धारण ना करना, सावधान ना होना, इन दोनों प्रकार के दोष और गुण की तुलना अपने में और विपक्षी में करें। ठीक है, तो जलपक के गुण बता दिए कि जो पार्टिसिपेंट है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, उसमें इन गुण और दोषों की तुलना करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इस पैराग्राफ में जो था देख लिया, चाहोगे तो पढ़ लेना, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं विपक्षी के भेद। तो जब भी संभाषा होती है तो दो चीजें होती हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो यहाँ पे विपक्षी के भेद बता रहे हैं। विपक्षी के क्या भेद हैं देखो, प्रवर, यानी जो विपक्षी है, या तो वो आपसे क्या होगा, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होगा, आपसे अच्छा होगा, आपसे होशियार होगा। प्रत्यवर यानी आपसे कम होशियार होगा, आपसे थोड़ा कम होगा, दुर्बल होगा, हीन गुण वाला होगा। ठीक है,
फिर आता है सम। सम का मतलब है कि आप ही के समान बुद्धि वाला होगा। तो तीन प्रकार के विपक्षी होते हैं, ठीक है। क्या क्या? प्रवर, प्रत्यवर और सम। यह केवल गुण के अनुसार किया गया है, ना कि कुल स्वभाव धर्म आदि विषयों में। तो ये गुणों के आधार पर किया गया है, धारण शक्ति के आधार पर किया गया है कि वो कितना जानता है, नॉलेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है तीन टाइप्स में, ठीक है। क्या क्या? प्रवर, प्रत्यवर और सम। प्रवर यानी आपसे श्रेष्ठ हो सकता है विपक्षी, प्रत्यवर आपसे कुछ कम हो सकता है, और सम यानी आप ही के बराबर हो सकता है आपका विपक्षी। तो ये बता दिया है, और ये किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है? ये गुणों के आधार पर डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं परिषद। परिषद बोला जाता है असेंबली को, ठीक है। तो परिषद के भेद बता रहे हैं। तो दो प्रकार के परिषद होते हैं, एक होती है ज्ञानवती, एक होती है मूढ़ परिषद, ठीक है। तो ज्ञानवती परिषद यानी जो विद्वानों की परिषद होती है, और एक होती है मूढ़ परिषद यानी मूर्खों की परिषद होती है, ठीक है, मूर्खों की असेंबली जिसे बोला जाता है। तो ये देखो इसके टाइप्स बता दिए गए हैं यहाँ पे परिषद। एक होती है ज्ञानवती, एक होती है मूढ़ परिषद। तो ज्ञानवती भी तीन तरह की होती है, सुहृत परिषद, उदासीन और प्रतिनिविष्ट। फिर मूढ़ परिषद भी दो तीन प्रकार की है, सुहृत, उदासीन और प्रतिनिविष्ट, ठीक है। बस इनके नाम नाम पता होने चाहिए और इनके काउंटिंग पता होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे ही पूछे कि परिषद कितने प्रकार की, तो दो, ज्ञानवती और मूढ़ परिषद। और अगर कोई ऐसे पूछे स्पेसिफिक कि कारण भेद से, कारण से कुल भेद कितने हैं, कारण से परिषद के कुल भेद कितने हैं, तो वो आती है काउंटिंग सिक्स, ठीक है। सिक्स कैसे? वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ठीक है। तो ज्ञानवती के भी थ्री टाइप्स हैं, मूढ़ के भी थ्री टाइप्स हैं, तो कारण से कुल भेद कितने होते हैं? सिक्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी बात करी विपक्षी के भेद। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं विग्रह परिषद के बारे में। यहाँ पर बताया क्या बोला है? विग्रह संभाषा परिषद में युक्ति पूर्वक सभी बातों को कहें, और विपक्षी भी कोई बात युक्ति पूर्वक कहता है तो उसका विरोध ना करें, ठीक है। तो क्या क्या चीज यहाँ पर? विग्रह संभाषा परिषद में युक्ति पूर्वक सभी बातों को कहें, ठीक है। तो परिषद जो है, विग्रह संभाषा परिषद जो है, इसमें हमें युक्ति पूर्वक, ठीक है, अपनी युक्ति का इस्तेमाल करके सभी बातों को कहना है, और विपक्षी भी कोई बात युक्ति पूर्वक कहता है तो उसका विरोध ना करें, ठीक है। विग्रह संभाषा किसी किसी व्यक्ति में तीव्र द्रोह को उत्पन्न कर देती है, तो विग्रह है, ठीक है। तो बिना युक्ति के हमें कोई भी बात नहीं कहनी है, ठीक है। हमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट पता है, सब तरीके से हम उस संभाषा को जानते हैं, तभी हमें कोई बात रखनी है अपनी, अन्यथा हमें कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है। क्यों? क्योंकि ये विग्रह संभाषा है, ये फ्रेंडली डिस्कशन नहीं है। ये विग्रह एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, तो कई बार इसमें क्रोध झगड़ा भी उत्पन्न हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। जब क्रोध हो जाता है तब क्रोधित व्यक्तियों के लिए संसार में कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता, और कुछ भी अवाच्य होता है, और ना कुछ भी अवाच्य होता है। इसीलिए कुशल विद्वान सज्जनों की सभा में कलह को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो भी बोल रहे हैं वो सोच समझ कर बोल रहे हैं। फिर आगे आते हैं वाद मार्ग। तो वाद मार्ग का मतलब होता है कि जो हम टॉपिक्स लेते हैं डिबेट में, कितने टॉपिक्स है, कितने टर्म्स होते हैं, तो वो टोटल 44 टर्म्स होते हैं। किसी भी डिबेट में कोई भी संभाषा अगर हो रही है तो उसमें 44 टर्म्स होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो 44 टर्म्स क्या क्या है, उनको क्या बोला जाता है? वाद मार्ग बोला जाता है, ठीक है। तो ये 44 वाद मार्ग क्या क्या है देखेंगे। तो देखो, यह वाद मर्यादा का लक्षण है। तो वाद मर्यादा क्या होती है? वाद प्रारंभ होने पर, यानी कोई भी अगर डिबेट स्टार्ट हो रही है तो उसमें यह कहना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार वह पराजित होता है, ठीक है। तो वाद मर्यादा क्या है? इदम वाच्यम इदम अवाच्यम, ठीक है। कि क्या हमें बोलना है, क्या हमें नहीं बोलना है, इसको क्या बोला जाता है? वाद मर्यादा बोला जाता है। कि क्या हमें
संभाषा परिषद में बोलना चाहिए, क्या हमें संभाषा परिषद में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो उसे वाद मर्यादा बोला जाता है। ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो डिबेट है इसमें कैसे शब्द कहे जाने चाहिए, कैसे शब्द नहीं कहे जाने चाहिए। फिर आते हैं आगे। अब 44 हमने भेद देखे, वाद मार्ग कितने होते हैं, 44 टोटल। तो ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि वाद मार्ग का रेफरेंस कहाँ है। चरक विमान 8 में। और कितने वाद मार्ग होते हैं, तो टोटल 44 वाद मार्ग होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर 44 वाद मार्ग क्या क्या है, तो देखो, वाद, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिस्थापना, हेतु दृष्टांत उपनय निगमन, उत्तर सिद्धांत शब्द प्रत्यक्ष अनुमान, ऐतिह्य औपम्य संशय प्रयोजन सव्य विचार जिज्ञासा व्यवसाय अर्थ प्राप्ति संभव अनुयोज्य अननुयोज्य अनुयोग प्रत्यनुयोग वाक्य दोष वाक्य प्रशंसा छल अहेतु अतीत काल उपलम्भ परिहार प्रतिज्ञा हानि अभ्यनुज्ञा हेत्वंतर अर्थांतर निग्रह स्थान। ठीक है, तो इस तरीके से 44 वाद मार्ग बता दिए हैं कि इतने टर्म्स हो सकते हैं किसी डिबेट में। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या था, वाद था, और लास्ट क्या है, निग्रह स्थान। तो ये तो पता ही होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट। इसके अलावा इसमें और हमने क्या क्या देखा, तो इसमें जो हमारे प्रमाण हैं, ठीक है, प्रमाण आए थे अभी इसमें, तो ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रमाण आए हैं, प्रत्यक्ष एतिहा उपमान, ये सारे प्रमाण आए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आया है, प्रमाण का वर्णन किया गया है वाद मार्गों में। इसके अलावा इसमें षट पदार्थ बताए गए हैं। क्या होते हैं षट पदार्थ, बताओ, किसी को पता है तो लिखो। षट पदार्थ इसमें आए हैं, क्या क्या होते हैं, चैट बॉक्स में लिखो क्या क्या होते हैं षट पदार्थ, अगर किसी को पता है तो। और इसके अलावा इसमें क्या आया है, इसमें पंच अवयव आए हैं, पंच अवयव आए हैं। ठीक है, पंच अवयव भी पढ़ा होगा पदार्थ में, प्रतिज्ञा उपनय उदाहरण, है ना, ऐसे करके चीजें आती हैं। ठीक है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये क्या होते हैं, षट पदार्थ होते हैं। पंचअवयव भी याद है, पंचअवयव भी याद है। जो पंचअवयव होते हैं क्या क्या होता है, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पंचअवयव होते हैं। तो इन जो 44 वाद मार्ग हैं, इनमें प्रमाण का भी वर्णन है, इनमें षट पदार्थ का भी वर्णन है, और इनमें पंच अवयव का भी वर्णन है। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस में देके पूछेगा कि जो जैसे प्रतिज्ञा है, तो क्या वाद मार्ग में इनमें से क्या नहीं है, तो ऐसे करके ऑप्शंस आ सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें कुछ कुछ चीजें पता हो, जैसे प्रमाण आ गया तो ये तो है भाई, जैसे, और इसमें ये भी पता होना चाहिए कि युक्ति प्रमाण इसमें नहीं आया, तो युक्ति लिख के काट देना। ठीक है, बाकी प्रमाण है, युक्ति प्रमाण नहीं है। इसके अलावा षट पदार्थ का वर्णन है और पंचावयव का वर्णन है, तो ऐसे हम जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है उससे हम निकाल सकते हैं आंसर। नेक्स्ट आता है, देखो, वाद। तो सबसे पहले एक एक करके 44 वाद मार्ग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बता रहे वाद क्या होता है। तो वाद उसे कहा जाता है जो दूसरे के साथ शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को कहते हुए विग्रह संभाषा में वार्तालाप किया जाता है। ठीक है, तो विग्रह संभाषा में जब हम अपने पक्ष को कह रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, वाद कहेंगे। वह वाद संक्षेप में दो प्रकार का होता है। अब वाद भी संक्षेप में दो प्रकार का बता दिया, कौन कौन सा, जल्प और वितंडा। ठीक है, तो वाद को दो प्रकार का बताया, जल्प और वितंडा। इससे पहले हमने संभाषा परिषद में जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको जलपक बोला था। ठीक है, यहाँ पे जल्प आया है। तो जल्प और वितंडा दो प्रकार के वाद होते हैं, अपने अपने पक्षों का उद्घाटन युक्ति पूर्वक करना जल्प, और जल्प के विपरीत वितंडा होता है। जैसे एक पुरुष का पक्ष है पुनर्जन्म होता है और दूसरे का पक्ष है पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि ये दोनों व्यक्ति प्रमाण और युक्तियों के द्वारा अपने अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं और दूसरे के पक्ष को दोषयुक्त बतलाते हैं, तो उसे जल्प कहते हैं।
ठीक है। तो अपने अपने पक्ष की क्या कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं और दूसरे के पक्ष को दोषयुक्त बता रहे हैं, इसे जल्प कहेंगे। और जल्प के ठीक विपरीत वितंडा होता है। तो वितंडा उसे कहते हैं जिसमें कि वह एक दूसरे के पक्ष में केवल दोषों को ही निकाले। ठीक है। तो जैसे है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, उसके पक्ष को भी काट रहा है, तो ये क्या कहला रहा है, जल्प कहला रहा है कि हम अपना बात तो बता रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे के पक्ष का भी खंडन कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। तो ये क्या है, ये जल्प कहलाता है। वहीं दूसरी चीज, जैसे हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे के पक्ष का खंडन कर रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ दूसरे के पक्ष को काटने का काम कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे वितंडा बोला जाता है। ठीक है। तो दो बात हमने देखी, वाद। वाद क्या है, जो हम अपनी बात रख रहे हैं, अपने पक्ष रख रहे हैं, अपने अपने पक्ष के साथ विग्रह संभाषण में वार्तालाप कर रहे हैं, उसे वाद कह रहे हैं। अगर हम अपनी बात कहने के साथ साथ दूसरे के मत का खंडन करते हैं, तो उसे जल्प बोला जाता है। अगर हम केवल और केवल दूसरे के मत का खंडन कर रहे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे, तो उसे वितंडा कहेंगे। ठीक है। फिर आगे आ रहे हैं, इसमें हमने देखा था 44 वाद मार्गों में द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो इसको पहले ही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा। और चरक सूत्र स्थान एक, जिसका नाम है दीर्घन जीवितीय अध्याय, ठीक है, उसमें भी पढ़ चुके हैं। अपने अपने लक्षणों द्वारा कहा गया है। ठीक है। तो अब इसीलिए यहाँ पर इसको नहीं कहा गया। तो ये तंत्र का कौन सा गुण है कि एक चीज को जब कह दिया गया, दोबारा उसको नहीं कहा गया, तो ये तंत्र का कौन सा गुण है बताओ। अगर यहाँ पे दोबारा दोबारा बोल दिया जाता तो कौन सा दोष हो जाता, बताओ, पहले बताया रखा है मैंने। जब ये चैप्टर पुनरुक्ति दोष हो जाता है ना, अगर यहाँ पर दोबारा कह दिया जाता, तो यहाँ पर नहीं कहा गया, तो ये तंत्र का एक गुण है। ठीक है। फिर आ रहे हैं प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा क्या है, कहते हैं जो वचन सिद्ध करना है, उसी वचन को कहना प्रतिज्ञा है। जैसे पुरुष नित्य है, तो जैसे हम कोई थीसिस भी बनाते हैं, कुछ चीज जैसे संभाषा हो रही है, तो हम वहां पे किसी टॉपिक को रखते हैं, लास्ट में हमें वो टॉपिक प्रूफ करना होता है। तो हम जो स्टार्टिंग में रख रहे हैं कि इसको हमें प्रूव करना है, या एम जो हमारा होता है, वो प्रतिज्ञा कहलाता है। ठीक है। हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें जो एम लिखते हैं ऊपर से, वो प्रतिज्ञा है। यहाँ पर प्रतिज्ञा का एग्जाम्पल क्या बताया, जैसे पुरुष नित्य है, ठीक है, तो वो हमारी प्रतिज्ञा है, इसको हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट आते हैं स्थापना। तो अपने द्वारा की गई उसी प्रतिज्ञा को हेतु दृष्टांत उपनय निगमन द्वारा सिद्ध करने को स्थापना कहा जाता है। ठीक है। तो जो स्थापना है उसका मतलब क्या है कि जो हमने प्रतिज्ञा, हेतु लाएंगे कैसे, हम दृष्टांत बनाएंगे कैसे, हम उपनय कैसे, निगमन, तो एम जरूरी है। ठीक है। एम का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रतिज्ञा। ठीक है। जैसे किसी ने कहा पुरुष नित्य है, तो उसकी यह प्रतिज्ञा हो गई। हेतु, तो प्रतिज्ञा यानी एम हमने क्या बनाया, हमें क्या प्रूव करना है कि पुरुष नित्य है। अब हेतु, उसी प्रतिज्ञा में हेतु यानी कारण है अकृत होना, तो हमने कारण बनाया कि किस कारण से पुरुष अनित्य है, कि अकृत यानी किसी ने इसका निर्माण नहीं किया है, इस वजह से पुरुष क्या है, नित्य है। दृष्टांत, जैसे आकाश नित्य है, वैसे ही